8वीं कक्षा की गणित अध्याय 3 घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा ही आपने एक पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल में एक चर्चा मैंने की थी प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन की, शायद आपको याद होगा। चर्चा क्या थी? प्रोफेसर हार्डी जब रामानुजन से मिलने के लिए उनका घर पहुंचे, उन्होंने बातचीत के क्रम में रामानुजन से कहा कि मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उस टैक्सी का नंबर 729 है, 1729। रामानुजन ने कहा यह तो बहुत ही रोचक संख्या है। हार्डी ने कहा नहीं, यह तो मुझे काफी बेकार सा वाहियात सा संख्या लगा, वेरी डल। रामानुजन ने कहा नहीं, यह एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में इकलौता है। बच्चों, यह इकलौता कैसे है? हम अभी घन और घनमूल की चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर हार्डी के टैक्सी का नंबर 1729, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा समझ बनाने का प्रयास करते हैं, यह घन क्या है और घनमूल क्या है। इसके पहले हमें एक बार याद करना पड़ेगा वर्ग और वर्गमूल को। बच्चों, वर्ग आप किसे कहते हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप अपनी अंकगणित के साथ ज्यामिति में भी वर्गों पर काफ़ी चर्चाएं आपने सुना है, पढ़ा है, खुद आपने हल भी किया है। वर्ग क्या है? दो समान संख्याओं का आपस में गुणनफल। जैसे अगर कोई संख्या मैं लेता हूं, मैंने 3 लिया, 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, प्राप्त संख्या 9 होती है। प्राप्त परिणाम हम क्या कहते हैं? 9 एक वर्ग संख्या है। 9 क्या है? वर्ग है। किसका वर्ग है? 3 का है। यानी वर्ग 9 है तो उसका वर्गमूल 3 है। वर्ग यानी जब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, यानी गुना जो करते हैं हम वह 2 बार, डबल। ठीक यही अंतर घन में है। एक खिलौना है, आप भी खेलते होंगे। क्या आप लूडो खेलते हैं? लूडो के पासे को आप अपने नज़र स्मरण में लाएं। लूडो का जो पासा बना हुआ होता है उसमें कुल कितनी भुजाएं होती हैं? आप आसानी से गिन के बता सकते हैं। अगर आपके स्मरण में नहीं आ रहा है तो एक बार हम यहाँ गिनने का प्रयास करते हैं। इसमें आपके सामने 1, 2, 3 और 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। इसी तरह इसके ठीक पीछे भी 4 भुजा होगी, 8। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, शेष कितनी भुजाएं बची? जब इस दिशा में हम आएंगे तो बच्चों अब आप क्या कहेंगे? यहाँ भी 4 भुजाएं हैं। नहीं, यहीं पर आपने गलती की गिनने में, क्योंकि 2 इसे मैंने इस सतह के साथ गिन लिया था। इस भुजा को मैंने नहीं गिनूंगा, सिर्फ 2 भुजाओं को गिनूंगा, 10, और फिर इसके पीछे 2, 12। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम आते हैं कि अगर इसी तरह का कोई घन हम लेते हैं जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। अब हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक दूसरा घन तैयार करना है। एक घन हमारे पास है जिसकी एक भुजा
1 सेंटीमीटर है। अब अगर हम ऐसा कोई घन बनाना चाहते हैं जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर हो, तो इस तरह के कितने घनों की आपको आवश्यकता होगी? अगर इस तरह का आप लूडो का पासा या इस तरह का कोई घनाकार और आकृति लेते हैं तो आप उन्हें मिला के खुद देख सकते हैं कि कितने घनों की आवश्यकता होगी। आप तो सीधे कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, मेरे पास 1 सेंटीमीटर भुजा का घन था, अब अगर 2 सेंटीमीटर भुजा का घन हमें तैयार करना है तो 2 दूनी 4 घनों की आवश्यकता होगी। बच्चों नहीं, आप इस आकृति से समझने का प्रयास करें। मैंने 2 घन लिया, आपने अगर सीधे से कहा कि नहीं 2 दूनी 4 घन लगेगा, मैंने मान लिया 4 घन लगेगा, लेकिन जो 4 घन जब आप मिला के बनाएंगे तो 1 जोड़िए, इसकी भुजा तो 2 सेंटीमीटर हो गई, यह भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन जब आप इसके मोटाई पर जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि मोटाई तो 1 सेंटीमीटर मात्र है, यानी इस तरह का 4 के साथ फिर 4 घन इसमें आपको मिलाना होगा, यानी 8 घन। वर्ग निकालने में हमने क्या किया था? 3 गुना 3 या 2 गुना 2 बराबर 4। जब घन की बात आई तो 2 गुना 2 गुना 2, 8 की आवश्यकता हो गई। यहाँ पर आपको, क्योंकि आप वर्ग के विषय में जान रहे हैं, घन के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग में हम किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं, जबकि घन में उसी संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं। अब आते हैं प्रोफेसर हार्डी के टैक्सी नंबर पर 1729। रामानुजन ने इसमें क्या खास पाया? बच्चों, मैं बराबर चर्चा करता हूं, गणित प्रतुरूपों पर आधारित है, पैटर्न्स पर आधारित है, और गणित सीखने के लिए हमें उन पैटर्न्स को हर हमेशा दिमाग में बनाए रखना होगा। प्रोफेसर हार्डी के टैक्सी नंबर 1729 में वही पैटर्न था, वही रोचकता थी, जिसे रामानुजन ने काफ़ी तेजी से हल किया अपने मानसिक रूप से। प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर रामानुजन दोनों ही महान गणितज्ञ थे। रामानुजन ने कहा कि यह जो 1729 है, इसे 2 भिन्न संख्याओं के घन के जोड़फल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 1007 को उन्होंने लिखा 12 का घन जोड़ 1 का घन, इसका हल मिलता है 1729। इससे हम 10 का घन और 9 का घन इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस तरह की बहुत सी संख्याएं आपको मिलेंगी, आप प्रयास करेंगे, इस तरह की बहुत सी संख्याएं आपको घन संख्याएं मिलेंगी, जिन्हें हम 2 अलग अलग संख्याओं के घनों के जोड़फल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि इस तरह जो संख्याएं मिलेंगी उनमें से सबसे छोटी संख्या 1729 है। अब आगे जो भी संख्याएं आपको मिलेंगी वे सभी इनसे बड़ी होगी। आइए अब हम आगे पाठ के मूल विषय पर चलते हैं। क्यूब, घन क्या है आपने समझ लिया। इसमें समझ बनाने के लिए बहुत विशेष कुछ नहीं है। जिस तरह वर्ग में हम 2 को 2 से गुना करके 4 प्राप्त करते थे, 4 वर्ग है और 2 4 का वर्गमूल है, या 3 को 3 से गुना करके हमने 9 प्राप्त किया था, 9 वर्ग है तो 3 उसका वर्गमूल है। उसी तरह घन और घनमूल के संदर्भ में 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 घन है तो 2 उसका घन मूल है। यह बहुत सरल सा चीज है।
इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि आपके समझ में ये बातें नहीं आएंगी, लेकिन कुछ बातें आपके साथ ये समस्या आती होगी वर्ग और वर्गमूल पाठ में, जब आपके सामने ये पूछ दिया जाता है कि आप बताइए, पहचान के आप बताएं कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कौन सी संख्या परफेक्ट रूट है, कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसका जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, जैसे हम पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए क्या करते हैं, अगर हमने लिखा है 25 तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगाते हैं, 5 × 25, फिर एक आगे यहाँ पर, यानी 5 × 5 है तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 5 हुआ। इसलिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग मान रहे थे या मानते हैं। उसी तरह से जब पूर्ण घन पहचानने की बात आती है, यहाँ भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। कैसे, अगर अभी एक संख्या मैंने यहाँ लिखा था 729, आपने देखा प्रोफेसर हार्डी की टैक्सी नंबर 1729 को रामानुजन ने 2 भागों में बांटा, 10 का घन जोड़ 9 का घन। हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से इसमें जाएगा नहीं भाग, विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि अगर आखिरी संख्या सम होगी तभी उसमें 2 से भाग लग सकता है, सम या शून्य। यहाँ पर 9 है, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 3। हम 3 से देखते हैं कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं। 3 के भाज्यता का क्या पहचान है, हम अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। अगर अंकों के जोड़ में 3 से भाग लग जाता है तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 9 2 11 और 7 18, 3 6 18, यानी इसमें 3 से भाग लग रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब फिर से हम देखते हैं कि इसमें तो 2 से लगेगा नहीं, 3 4 7 2 9, यहाँ फिर 3 से लग रहा है। 3 8 24 और 3 1 3। अब देखते हैं 8 1 9, फिर 3 से लगने लग है। 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पर 1 21, 3 7 21, 7 2 9, फिर 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से यहाँ लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाए 1 बच गया। अभाज्य गुणनखंड का तरीका यही है कि आखिरी में हमें 1 तक पहुंचना है। अब हम इसे जोड़ा लगाएंगे, कितना कितना का, वर्गमूल निकालने में आपने 2 2 का जोड़ा लगाया था। बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 3 3 का जोड़ा हमें बनाना है। 3 गुना 3 गुना 3, पहला जोड़ा हमारा मिला। फिर दूसरा जोड़ा पर हम आते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। प्रत्येक जोड़े से एक एक को हमको लेना है। 3 गुना 3 बराबर 9। 729 का घनमूल क्या आया, 9 आया। यह घनमूल निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि है और इसी तरीका से हम लोग घनमूल निकालते हैं। अगर कोई ऐसी संख्या हमें मिली कि जोड़ा हमें नहीं मिला, यहाँ तो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही 3 मिला, ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। और आपको ऐसा भी प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए आप इसे कितना से गुना करेंगे। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए, अगर इसके जगह पर आपको यहाँ पर सपोज 243 दे दिया जाता और पूछा जाता कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए आप कितना से गुना करेंगे, तो बच्चों 43 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो एक जोड़ा तो यह मिलता और दूसरा जोड़ा में 1 3 आपको घट रहा था। पूर्ण घन बनाने के लिए कम से प्रत्येक का जोड़ा बनना जरूरी था 3 3 का। हम यहाँ क्या करते, 1 3 अपनी तरफ से जोड़ते और तब यह संख्या के बन जाती 729। है ना, बहुत सरल। इसे इसी तरह सरलता से समझना है। गणित की समस्याएं देखने में जितनी कठिन होती है
हल करते समय उतनी ही रोचक होती है। हाँ, कुछ प्रतिरूप पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब है पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं। बच्चों, इसके लिए एक बार आप मुझे याद कराने का प्रयास करें कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के लिए आपके पास क्या तरीका था। शायद आपको याद होगा। पूर्ण वर्ग संख्या के पहचान के लिए बहुत सरल तरीका था कि दी गई संख्या के सिर्फ इकाई अंक पर हम ध्यान देंगे। दी गई संख्या के सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। इकाई अंक में अगर 2 है, इकाई अंक में अगर 3 है, इकाई अंक में 7 है, इकाई अंक में अगर 8 है, तो यह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसे आपको हमेशा स्मरण में रखना है, फिर आप आसानी से पहचान लेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। बच्चों, जमाना प्रतियोगिता का है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पास सीमित समय होते हैं, प्रश्न अधिक होते हैं और उन्हें हल करने के लिए प्रतिरूपों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हम आते हैं कि घन संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। बच्चों, वर्ग संख्या के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सरलतापूर्वक समझने के लिए और सरलतापूर्वक बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग हमें याद रखना चाहिए। जैसे गुना या भाग करने के लिए या पहाड़ा कंठस्थ रखते हैं, उसी तरह वर्ग या वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 से 30 तक का वर्ग याद रखना चाहिए। उसी तरह से घन के संदर्भ में भी मैं बहुत आगे नहीं कहूँगा, लेकिन 1 से 10 तक का तो घन हमें याद रखना ही चाहिए। आइए देखते हैं। एक का घन क्या होगा। 1 गुना 1 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 का 1000। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 10 का मैंने 1000 लिखा है। आपको याद होगा 10 का वर्ग क्या होता है, 100। यानी वर्ग जब हुआ, यहाँ 1 शून्य था, यहाँ पर 2 शून्य हो गया। उसी तरह घन के मामले में यहाँ 1 शून्य है, यहाँ 3 शून्य हो जाएगा। और अगर यहाँ 2 शून्य रहता तो, अगर यहाँ 2 शून्य रहता कितना शून्य होता है बच्चों, आप हल करके देखेंगे। बहुत सरल है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 100 के वर्ग पर। चलिए अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है, हमें ये कहा जाए कि आप पहचाने कि यह पूर्ण घन है या नहीं। आइए इसे सरलता से पहचानते हैं। कैसे? हमने देख रहे हैं कि पूर्ण घन की इकाई स्थान पर 1 आता है। बच्चों, यहाँ आप याद रखेंगे पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान में भी 1 आता है। 11 का वर्ग 121 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है। 1 आया, 8 आया, 7 4 5 6 3 2 और 9। यानी इसे हम क्रम में लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब हमने देखा कि 1 से लेके 0 तक के सभी अंक घन संख्याओं में आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में हमारे लिए उसे पकड़ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन इस पर जो मैंने कहा, जो अंक आ रहे हैं, यह भी एक पैटर्न को बताता है। पैटर्न क्या है आपको समझना पड़ेगा। इसमें पैटर्न ये है कि हम अभी तक कहाँ तक गए थे? 10 तक। हमने 10 तक के संख्याओं का घन निकाला। आप देखें कि कुल कितने घन हमें मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 से लेकर 1000 तक में मात्र कितने घन संख्याएं हैं? मात्र 10 घन संख्याएं हैं। यह आपको हमेशा दिमाग में रखना है। उसी तरह से अगर आप 11 से लेकर 20 तक का घन संख्या निकालेंगे, आप पाएंगे कि 1001 से लेकर 10,000 के बीच मात्र 10 घन संख्या आपको मिल रही हैं। यह एक पैटर्न है जो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने कहा था 1 से 30 तक का वर्गमूल याद रखिए, वर्ग याद रखिए, तो क्या है इसे इस तरह से आप याद नहीं रख सकते हैं? बहुत सरल होगा। अब हम आते हैं कुछ रोचक प्रतिरूप पर, पैटर्न्स। आप देखेंगे कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप कंठस्थ कर लें तो आपको घन और घनमूल से संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत सरलता होगी। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब आपके पाठ में है। आप पाठ को ध्यान से देखेंगे, बहुत सरलता से समझ में आएगा। और कहीं जो आपको प्रतिरूप नहीं समझ में आने लायक है उसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 1 का घन 1 होता है, हमें याद है। हम एक संख्या लिखते हैं यहाँ 3 जोड़ 5। 3 जोड़ 5, ध्यान दें बच्चों, यह क्या है? प्रतिरूप को समझने के लिए यही समझ बनानी है। ये दोनों लगातार विषम संख्याएं हैं। 3 और 5 ये लगातार विषम संख्याएं हैं। इनका मान हल क्या होगा? 8। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का घन, या क्या है? 2 का घन है। उसी तरह से हम एक संख्या लिखते हैं 7 जोड़ 9 जोड़ 11। अब आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ भी मैंने लगातार विषम संख्याएं लिखी हैं। 9 7 16 और 11 27। यह क्या है? 3 का घन है। उसी तरह एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। आप जोड़ेंगे, मान आएगा इसका 64। यह क्या है? यह 4 का घन है। यह 4 का घन है। इसी तरह संख्या फिर मैं आगे लिखता हूं 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29 जोड़ 29। यहाँ देखना है पैटर्न को आपको। पहले मैंने 1 लिया था, सिर्फ एक संख्या लिया था। दूसरे पैटर्न में हमने 2 संख्या लिया, तीसरे में 3 लिया, चौथे में 4, तीसरे में बढ़ रहा हूँ। अब इसका जब आप टोटल करेंगे, इसका टोटल आपको मिलेगा 125। और यह क्या है? यह 5 का घन है। अब आगे हम जब पढ़ेंगे संख्या फिर इस पर बढ़ के देखते हैं। 31 जोड़ 33 जोड़ 35 जोड़ 37 जोड़ 39
जोड़ 41। इसे जब आप जोड़ेंगे जिसका मान मिलेगा 216। यह क्या है? 6 का घन। बच्चों इस तरह का बहुत सा प्रतिरूप आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आगे जो आपके पास समस्या आएगी वह आएगी ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकालना। जब संख्या ऋणात्मक दी हुई होगी तो आपको लगने लगेगा कि यह काफ़ी कठिन है, इसे कैसे निकालेंगे। आइए इसे समझते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है मैं उसी संख्या पर हूँ 729 माइनस 729, इसका घनमूल हमें निकालना है। बच्चों यह थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, लेकिन वास्तव कठिन है नहीं। इस कठिनाई को समझने के पहले एक थोड़ा सा मज़ेदार सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। इसे आप एक बार अपने स्मरण में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे गणित के बहुत से प्रश्न हैं, बीजगणित में भी आपको चरों अचर संख्याओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न हल करने हैं। मैं यहाँ पर चर संख्या के द्वारा ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चर संख्याएं होती है जिन्हें हम लोग x या ABC के माध्यम से निरूपित करते हैं। सामान्य रूप से x, y, z के रूप में से हम लोग निरूपित करते हैं। पहले इसको लोग अचर संख्या के रूप में समझते हैं। अचर संख्या वह हुई जिनका मान हम लोग नहीं बदल सकते हैं। चर संख्या वह है जिनका मान हम लोग अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। अगर 2 का घात 2 है तो हमने क्या किया? 2 गुना 2 मान के इसका हल क्या किया? अब इसको घटने का हम आते हैं 2 का घात 1 है, तो इसको हम लोग 2 को तो एक बार गुना करने का मतलब हुआ सिर्फ 2 होगा, इसका मान 2 आया। अगर 2 का घात 3 हो तो आप क्या करेंगे? बच्चों यहीं पर आके हमें लगता है कि हम तो उलझ के रहते हैं, परंतु समस्या यहाँ नहीं है। 2 का घात 3 बराबर 1 जो भी होता है, जैसे इसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे आप। क्यों होता है? 2 का घात 1 2 होता है, यह आप समझ रहे हैं। 2 का घात 2 4 होता है, यह आप समझ रहे हैं। लेकिन 2 के घात 3 2 का घात 3 1 क्यों होता है? यह कहीं कहीं हमें संशय में डाल देता है। आइए हम प्रयास करते हैं कि वह संशय हमारा दूर हो जाए। 2 का घात 3 हो या x का घात 3 हो, बीजगणित में आपको इस तरह का प्रश्न आएगा, सबका मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे? आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों अगर x पर घात 3 है, हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? x पर घात 1 माइनस 1, समझने का प्रयास कीजिए। शून्य को हम लोग 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसे हल करना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा कि घात पर जब इस तरह का मामला आ जाए, जब घात पर इस तरह का मामला आ जाए तो इसे हम कैसे हल करेंगे? बच्चे बहुत तरह का मामला आएगा। आपके गणित के पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, 2 पर घात 2 गुना 2 पर घात 3 गुना 2 पर घात 5। आप इसे कैसे हल करते हैं? इसका आसान तरीका आप क्या लेते हैं? 2 पर घात 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 2 पर घात 2 3 5 और 5 10। यही तरीका होता है जब हम लोग वर्ग या घर के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ गुना का जो मतलब होता है
इस तरह का जब संख्या समान संख्या रहता है उसके घात अलग अलग होते हैं। इस गुना का मतलब होता है कि प्रत्येक घात को हमें जोड़ के एक घात प्राप्त कर लेना है। या तो हुई गुना की बात और जोड़ की बात। गणित में आप जानते हैं गुना का उल्टा क्या होता है? भाग। जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाव। तो उसी तरह से अगर यहाँ गुना था हम जोड़ पर गए, अगर घटाव है तो हम भाग पर जाएंगे। यही चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा? x पर घात 1 भाग x पर घात 1। अगर यही चीज ऐसे रहता तो हम क्या करते? गुना करते। आइए पहले इसी को आपको मैं समझाना प्रयास करता हूँ। चलिए x पर घात 1 जोड़ x पर घात 1। अगर x के यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 2 पर घात 1, क्योंकि यहाँ जोड़ है यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुना। 2 पर घात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4। यानी 2 का जो वर्ग 2 होता है 4, वह आके खड़ा हुआ ना। अब देखते हैं इसे। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? x पर घात 1 का मतलब क्या होगा? x होगा। और भाग को हम लोग क्या करते हैं गणित में हल करते समय बटा में कर देते हैं। यहाँ भी इसका मान x होगा। x और x कटेगा, कितना बचेगा बच्चों? 1। आ गया ना सरलता से समझ में? मैं समझता हूँ आगे आपको इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब ऋणात्मक संख्या, अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घनमूल आपसे निकालने के लिए कहा जाए या वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, हमारा पाठ घनमूल का घन का है, हम इसी पर चलते हैं। एक संख्या दी हुई, इसे हमें इसका घनमूल निकालना है। बच्चों, घनमूल निकालने का जो तरीका होता है संबंध, वह इस तरह से होता है। अगर हम सीधे यह चीज दे के छोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और घनमूल निकालने के लिए हमें यहाँ 3 लिखना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि अब इसका हमें घनमूल निकालना है। लेकिन संख्या है ऋणात्मक। आपको यहाँ कठिनाई लग रहा होगा, इसका मान क्या होगा? आइए देखते हैं इसका मान क्या होना चाहिए। इसे हम लिखते हैं इस रूप में, इंटू -1। अब इसका जब हम अलग करेंगे तो ऐसे भी दिखा सकता है, इंटू -1। इसका तो 9 आएगा, पहले समय याद है। अब इसका ऋण संख्याओं के गुणा और भाग के क्रम में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ पर क्योंकि घनमूल निकालना है, तो वही मामला यहाँ बन रहा है, 1 भाग 1 भाग 1। या इसको ऐसे भी लोग अभाज्य गुणन के क्रम में गुणा भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ मिलेगा प्लस होगा, फिर यहाँ के माइनस हो जाएगा। यह क्या होगा? माइनस, यानी 9 माइनस 9। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं के का भी घनमूल निकाला जा सकता है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पाठ से एक उदाहरण लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न देखने में कठिन जरूर लगेंगे, लेकिन प्रश्न वास्तव में कठिन है नहीं। अगर इसका घनमूल निकालने की बात हो या यह परिमेय संख्या है, तो आपको लगेगा कि इसे कैसे करेंगे। बच्चों कुछ करना नहीं है,
इसे हम दोनों को हमें अलग अलग मान लेना है। इसे अलग मान लेंगे और इसे हम अलग मान लेंगे और दोनों का अलग अलग घनमूल निकाल देंगे। जो प्राप्त परिणाम होगा वही हमारा घनमूल होगा। मैं समझता हूँ कि आप आसानी से पाठ को हल कर सकेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ में भी इस लॉकडाउन में इसका लाभ ले सकें।